हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक क्लिप में हम प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन डिस्कस कर चुके हैं। उसी क्लिप की तरह इस क्लिप में हम एक प्रोजेक्टाइल के लिए इंक्लाइंड प्लेन में टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन और रेंज को कैलकुलेट करेंगे। कैसे हम इन तीन टर्म्स को कैलकुलेट कर पाएंगे एक इंक्लाइंड प्लेन में किसी प्रोजेक्टाइल के लिए, उसे समझने के लिए मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बीटा एंगल बनाते हुए एक इंक्लाइंड प्लेन तैयार किया जा रहा है। हमें अपने प्रोजेक्टाइल के इनिशियल और फाइनल पॉइंट को इस इंक्लाइंड प्लेन पर कंसीडर करना है। यहां पर आप ध्यान दें कि इंक्लाइंड प्लेन पर जिस प्रोजेक्टाइल पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोजेक्टाइल भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनाए गए नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह ही है। आप इसे कुछ इस तरह से समझें कि अगर ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता तो इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए थ्रो किया गया ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से अपना पाथ कंप्लीट करता। एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से बनाया जाता अगर ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता। मैं इसके एंगल को हॉरिजॉन्टल से अल्फा कंसीडर कर रहा हूं। इंक्लाइंड प्लेन के आ जाने से जो चेंजेस आए हैं एक बार उसे समझें कि अब इस प्रोजेक्टाइल का ये पार्ट हमें क्रिएट नहीं करना होगा। यानी इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल का जब हम डिस्कशन करते हैं तो उस प्रोजेक्टाइल के दोनों पॉइंट एक नए प्लेन पर होते हैं और यह प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाता है। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में इनिशियल और फाइनल पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होते हैं, जबकि इस केस में फाइनल पॉइंट को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कंसीडर नहीं किया जा रहा है। हमें इस प्रोजेक्टाइल के दो ऐसे पॉइंट के बीच में इस मोशन पर डिस्कशन करना है जो दोनों पॉइंट एक ऐसे प्लेन पे हैं जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से बीटा एंगल बना रहा है। किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इन सभी क्वांटिटीज को इस केस में आप ध्यान से देखें। इससे एसोसिएटेड सभी कंडीशंस को एक बार आप समझ लें। मान लीजिए इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी जो कि हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर कंसीडर की जा रही है u है। क्लियरली इस एंगल के अल्फा और इसके बीटा होने के कारण इंक्लाइंड प्लेन से मेजर किया गया ये एंगल अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए। और अब u स्पीड के अगर कंपोनेंट बनाए जाएं इस इंक्लाइंड और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ये होंगे u cos अल्फा माइनस बीटा और u sin अल्फा माइनस बीटा। यहां पर ध्यान दें कि इस डिस्कशन में चूंकि हमें इस इंक्लाइंड प्लेन को प्लेन मान के डिस्कशन करना है, मैं इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग डायरेक्शन को x एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को y एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं। इस केस में आप x और y एक्सिस कुछ इस तरह से कंसीडर करें। यहां पर ध्यान दें कि इन दोनों डायरेक्शन को x और y एक्सिस कंसीडर करने के कारण अब हमें ग्रेविटी जिसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है को भी दो कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा अपने नए रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंगली। ग्रेविटी के कंपोनेंट्स यहां मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखें। इस एंगल के बीटा होने से ये एंगल भी बीटा हो जाएगा और ग्रेविटी के दो कंपोनेंट होंगे g cos बीटा और g sin बीटा। g sin बीटा कंपोनेंट इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग होगा जबकि g cos बीटा इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब इनिशियल पॉइंट O से फाइनल पॉइंट A तक की जर्नी के लिए इन तीन क्वांटिटीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा एक बार आप समझें। टाइम ऑफ फ्लाइट O से A तक की जर्नी का टाइम है, ये आप जानते हैं, और O से A तक की लेंथ को रेंज कहा जाएगा, ये भी क्लियर है।
मैक्सिमम हाइट के लिए आपको मैं बता दूं कि मैक्सिमम हाइट इस केस में इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में मेजर की जाएगी। सो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट उस पॉइंट को माना जाएगा जो पॉइंट इस इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा। यहां पर आप ध्यान दें, ऐसा हो सकता है कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट का पॉइंट कोई और हो और इस इंक्लाइंड के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट का पॉइंट कोई और। सो यह डिफरेंस हो सकता है। तो क्लियरली समझे कि इस इंक्लाइंड प्लेन के आर्टिकल में मैक्सिमम हाइट हम इस इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे और हम जानते हैं कि वो पॉइंट जो इस इंक्लाइंड प्लेन के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होगा हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में नापे गए मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट से डिफर होगा। सो इस केस में हम सभी कैलकुलेशंस इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब ध्यान दें, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट बना दिए गए हैं, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट बनाए जा चुके हैं। अब अगर इस केस को सॉल्व करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया जाए तो क्या कंडीशन बनेगी, एक बार आप समझें। अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करें तो यह होगा एस वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। एस वेक्टर इस केस में ओ पोजीशन से ए पोजीशन तक मेजर किए गए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करेगा। सो एस वेक्टर के प्लेस पर लिखा जा सकता है रेंज आई कैप प्लस 0 जे कैप। यहां आप ध्यान से देखें कि ओ से ए तक की डिस्टेंस जो कि रेंज कहलाती है, हमने उसे आर आई कैप से प्रेजेंट किया है, जबकि हम देख पा रहे हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, सो उसे 0 जे कैप लिखा गया है। एक बात यहां पर ध्यान दें कि इस पूरे कैलकुलेशन में आई कैप और जे कैप इन दो डायरेक्शंस में कंसीडर किए गए हैं। सो आर आई कैप प्लस 0 जे कैप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू होनी चाहिए। यू वेक्टर को लिखा जा सकता है यू कॉस अल्फा माइनस बीटा आई कैप प्लस यू साइन अल्फा माइनस बीटा जे कैप इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर। चूंकि इस केस में फ्रेम को चेंज कर दिया गया है तो एक्सेलरेशन को भी हमें वेक्टोरियली प्रेजेंट करना होगा कुछ इस तरह से। आप ध्यान से देखें, यह होगा माइनस जी साइन बीटा आई कैप माइनस जी कॉस बीटा जे कैप, यानी ग्रेविटी का एक कंपोनेंट निगेटिव आई डायरेक्शन में और दूसरा निगेटिव जे डायरेक्शन में है और इसके मल्टीपल टर्म के रूप में हम लेंगे टी स्क्वायर को। सो कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकेगा इक्वेशन ऑफ मोशन को। डिस्प्लेसमेंट के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया गया है। अब थोड़ा मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूं ताकि हम आई और जे वेक्टर के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर पाएं। तो यह बनेगा आर आई कैप प्लस 0 जे कैप इक्वल टू यू कॉस अल्फा माइनस बीटा आई कैप माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर आई कैप और जे कैप के टर्म होंगे u साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी जे कैप। एक टी मल्टीपल इस आई कैप में भी आना चाहिए। आप ध्यान से देखें, ये टी मल्टीपल दोनों टर्म्स को मिलेगा और सेकेंड टर्म होगा इसमें माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर जे कैप। सो कुछ इस तरह से आई और जे वेक्टर के कोफिशिएंट्स अलग किए जा सकते हैं। और अब अगर हम लेफ्ट राइट आई और जे वेक्टर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो जो इक्वेशंस हमें मिलेंगे एक बार ध्यान से देखें। आर का वैल्यू हमें मिलेगा यू कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर और 0 के इक्वल होना चाहिए जे वेक्टर के कोफिशिएंट को। आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट में जे वेक्टर 0 मल्टीपल के रूप में लिखा गया है। सो 0 इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर लिखा जा सकता है। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने पर
टी की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकेगा। एक बार आप ध्यान से देखें, इस सेकंड इक्वेशन में टी टर्म को कॉमन लेने पर यह बनेगा 0 इक्वल टू टी यू साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी, और सॉल्व करने पर टी की वैल्यूज होंगी 0 और 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो जिस तरह से टी की दो वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे, यहां पर ध्यान दें कि हमने डिस्प्लेसमेंट के रूप में जे कंपोनेंट को 0 मल्टीपल चुना था। सो टाइम की पहली वैल्यू जो कि 0 के इक्वल है, यह बता रही है कि इनिशियली भी पार्टिकल एक ऐसी पोजीशन पर था जहां पर जे कंपोनेंट 0 था। सो जे कंपोनेंट को 0 कंपेयर करने से जे कंपोनेंट के कोफिशिएंट के 0 होने से एसोसिएटेड सभी वैल्यूज का पता चल गया है। चूंकि शुरुआती समय t बराबर 0 था, तो t बराबर 0 की कंडीशन आने का अर्थ यह है कि इनिशियली भी पार्टिकल इस प्लेन पर एक ऐसी पोजीशन में था जहां जे कंपोनेंट का कोफिशिएंट 0 था। ठीक उसी प्रकार टाइम का दूसरा वैल्यू जे कंपोनेंट को 0 से कंपेयर करने पर इतना आया है, यानी इतने टाइम के बाद एक बार फिर पार्टिकल इस प्लेन में एक ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा जहां पर जे कंपोनेंट का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। सो जे वेक्टर का कोफिशिएंट 0 से कंपेयर करने पर हमें टी का वैल्यू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा मिला है। यानी इस टी को हम इस पूरी जर्नी का टाइम ऑफ फ्लाइट कंसीडर कर सकते हैं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कुछ इस तरह का कैलकुलेट हुआ है, मैं यहां इसे नोट कर रहा हूं। यह है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। सो इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है किसी इंक्लाइंड प्लेन के केस में। एक बात यहां पर ध्यान दें कि रेंज का वैल्यू टी के टर्म में कैलकुलेट किया जा चुका है। सो अगर टाइम का यह वैल्यू इस इक्वेशन में अप्लाई किया जाए तो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकेगा इस केस के लिए रेंज की वैल्यू को। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर हम टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आउटकम आएगा, एक बार आप उसे समझें। यह सब मैं यहां से हटा रहा हूं, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये सभी बातें आप समझ चुके हैं। सो अगर मैं टाइम का वैल्यू इस इक्वेशन में अप्लाई करूं तो रेंज का वैल्यू मुझे मिलेगा u cos अल्फा माइनस बीटा इंटू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर के प्लेस पे आएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। यहां पर टाइम की वैल्यू को स्क्वायर किया जा रहा है, आप ध्यान से देखते रहें। सो कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिलेगा और क्लियरली जी कॉस बीटा और इस प्लेस पर जी कॉस स्क्वायर बीटा, जी कॉस बीटा कॉमन दे सकते हैं। सो जी कॉस स्क्वायर बीटा को कॉमन लेने के लिए एक कॉस बीटा से मैं इस फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, आप ध्यान से देखते रहें। मैं यहां पर एक कॉस बीटा से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि मैं डिनोमिनेटर के कॉस बीटा को स्क्वायर बना सकूं और अब इन दोनों टर्म से जी कॉस स्क्वायर बीटा को कॉमन लिया जा सकेगा। न्यूमरेटर के टर्म से क्या कॉमन आ सकता है, एक बार आप ध्यान से देखें। 2 मल्टीपल दोनों में अवेलेबल है, यू स्क्वायर का टर्म दोनों दे सकते हैं और न्यूमरेटर के अदर मल्टीपल टर्म्स में से साइन अल्फा माइनस बीटा की 1 पावर दोनों में अवेलेबल है। सो आर की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकेगा यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा और इनसाइड ब्रैकेट टर्म होंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा साइन बीटा। और अब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए ट्रिगोनोमेट्री से तो यह होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जिसे कॉस ए प्लस बी लिखा जा सकता है। सो फाइनली आर का वैल्यू हमें मिलेगा यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा। आप समझ सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को
कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा लिखा जा सकता है, जो कि कॉस अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर हमने कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला यूज किया है ट्रिगोनोमेट्री से। एक बात पे और ध्यान दें कि जब कॉमन टर्म्स बाहर लिए गए थे तो एक 2 मल्टीपल भी कॉमन था दोनों टर्म्स में, जिसे मैंने यहां नहीं लिखा था, इसे मैं अब लिख रहा हूं। सो ये बन जाएगा आर इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। सो कुछ इस तरह का फॉर्मूला मिलेगा हमें रेंज के लिए, जिसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखें। यह है 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। सो कुछ इस तरह की वैल्यू रेंज के लिए दी जाएगी। आप ध्यान से देखें, रेंज के लिए यह फॉर्मूला और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यह फॉर्मूला लिखा जा चुका है। मैक्सिमम हाइट को हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे, सो फिलहाल मैं इसे यहां से हटा रहा हूं। आप इसे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू और इसे रेंज की वैल्यू कंसीडर करेंगे। सो रेंज का वैल्यू आया है 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। आप ध्यान से देखें, रेंज का जो आउटकम हमें मिला है इसमें अल्फा 2 टर्म्स में है, एक साइन अल्फा माइनस बीटा के रूप में और एक कॉस अल्फा के रूप में। सो अगर मैं इसमें ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी अप्लाई करूं तो सॉल्व करने पर यह आउटकम क्या बनेगा, एक बार आप ध्यान से देखें। मैं ये टर्म यहां से हटा रहा हूं, इसे हम डिस्कशन कर चुके हैं। सो 2 साइन ए कॉस बी, जो कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर होता है, अगर मैं उस फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो रेंज का वैल्यू बनेगा यू स्क्वायर साइन ए प्लस बी, और यहां ए का रोल अल्फा माइनस बीटा और बी का रोल अल्फा प्ले कर रहा है। सो साइन ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन ए माइनस बी, और क्लियरली ए माइनस बी करने पर अल्फा का टर्म कैंसिल हो जाएगा और यह बनेगा माइनस बीटा। सो मैं इसे माइनस बीटा अप्लाई कर रहा हूं, और चूंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा के इक्वल होता है, सो इसे मैं यहीं पर माइनस साइन बीटा से चेंज कर दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। सो कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिलेगा अगर हम 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करें। यहां पर ध्यान दें, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले को 2 बार यूज किया जा चुका है। यहां पर हमने कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की जगह पे कॉस ए प्लस बी यूज किया, और अब हम 2 साइन ए कॉस बी को साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी से कन्वर्ट कर चुके हैं। सो कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिला है। यहां पर ध्यान दें कि रेंज का ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सिमिलर ही हैं, लेकिन इस केस में और इस केस में एक डिफरेंस है। इस फर्स्ट केस में अल्फा 2 प्लेस पर यूज किया जा रहा है, जबकि इस आउटकम में अल्फा वेरिएबल केवल एक प्लेस पर है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक्सप्रेशन में अल्फा केवल यूनिक प्लेस पे होगा तो उसकी वैल्यू को रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जा सकेगा, लेकिन अल्फा के 2 प्लेस पर होने के कारण इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आउटकम नहीं दिया जा सकेगा। सो अब अगर इस फॉर्मूले में मुझे रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए अल्फा की वैल्यू को डिसाइड करना हो, जो कि इस पूरे एक्सप्रेशन में एक यूनिक सिंगल वेरिएबल है। यहां पर आप ध्यान दें कि u, बीटा और ग्रेविटी ये तीनों ही इस प्रोसेस में कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। केवल अल्फा को चेंज करके ही रेंज को मॉडिफाई किया जा सकता है। सो इस केस में अल्फा की वैल्यू को r के मैक्सिमम होने के लिए कुछ इस तरह सेट किया जाना चाहिए कि ये फर्स्ट टर्म अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे पाए, और आप जानते हैं ऐसा तभी हो पाएगा जब 2 अल्फा माइनस बीटा को 90 डिग्री अप्लाई किया जाए। सो 2 अल्फा माइनस बीटा को 90 यानी π/2 से इक्वेट करने पर जिस एंगल पर थ्रो करने पर प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज ऑक्यूपाई करेगा उसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सो यहां पर आप ध्यान से देखें कि इस केस में अल्फा का वैल्यू 90 प्लस बीटा बाय 2 कैलकुलेट हुआ है। मैं इसे यहां नोट कर रहा हूं कि रेंज के मैक्सिमाइज होने के लिए अल्फा का वैल्यू 90
प्लस बीटा बाय 2, यानी मैं डायरेक्टली इसे लिखूं तो ये 45 डिग्री प्लस बीटा बाय 2 होना चाहिए। सो कुछ इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन में रेंज के मैक्सिमाइज होने की कंडीशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक बार आप ध्यान से देखें कि जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेंज को मैक्सिमाइज करने का केस डिस्कस कर रहे थे तो अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री कैलकुलेट हुआ था। इस केस में इंक्लाइंड प्लेन के केस में जबकि इंक्लाइंड का एंगल बीटा डिग्री है, यह फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू 90 प्लस बीटा बाय 2, यानी सॉल्व करने पर 45 डिग्री प्लस बीटा बाय 2 कैलकुलेट हुआ है। सो इंक्लाइंड प्लेन में जिस एंगल पर प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज लेता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैक्सिमम रेंज लेने की कंडीशन डिफरेंट होती है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमाइज होती है, जबकि इंक्लाइंड प्लेन में रेंज को मैक्सिमाइज करने का एंगल 45 डिग्री प्लस बीटा बाय 2 होता है। एक बात यहां पर ध्यान रखें कि अल्फा को इस केस में भी मैंने ग्राउंड से ही मेजर किया हुआ है। सो ये मेजरमेंट ग्राउंड से है। अगर आप इस मेजरमेंट को इंक्लाइंड प्लेन से कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस आउटकम में बीटा माइनस करना होगा। सो उस केस में इंक्लाइंड से नापा गया एंगल अगर बताया जाए तो उसे 45 प्लस बीटा बाय 2 माइनस बीटा, यानी कि 45 डिग्री माइनस बीटा बाय 2 होना चाहिए। सो कुछ इस तरह से रेंज के मैक्सिमम होने को और रेंज की वैल्यू को एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक बात और ध्यान रखें कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि जब इसे 1 पुट किया जाएगा तब कैलकुलेट होगी। तो एक बार यह भी डिस्कस कर लेते हैं कि रेंज की वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो ध्यान से देखें, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं इसे यहां से हटा रहा हूं, आप ध्यान से देखें। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा। इसे 1 माइनस साइन बीटा लिखा जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि रेंज के मैक्सिमाइज होने की कंडीशन के लिए इस टर्म का 1 होना कंपलसरी है। सो इसे 1 पुट कर दिया गया है और अब इस एक्सप्रेशन को आप कुछ इस तरह का देख पा रहे हैं। यहां पर ध्यान दें कि कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख के फैक्टराइज किया जा सकता है। सो इसके फैक्टर करने के बाद इसे आप लिख पाएंगे यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन बीटा। और अब अगर 1 माइनस साइन बीटा को कैंसिल कर दिया जाए तो जो फाइनल आउटकम हमें आर मैक्स के लिए मिला है वो है यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। मैं इसे यहां नोट कर रहा हूं, यह आउटकम है यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। सो कुछ इस तरह से रेंज की मैक्सिमम वैल्यू को लिखा जा सकता है उस केस के लिए जब आपने एक प्रोजेक्टाइल को एक इंक्लाइंड प्लेन पर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। यहां पर ध्यान रहे, अपवर्ड बोलने से मेरा अर्थ यह है कि आप इंक्लाइंड के टॉप पे खड़े होकर प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड भी फेंक सकते हैं। सो अभी हम जिस केस को एनालाइज कर रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किए गए प्रोजेक्टाइल का केस है। सो रेंज मैक्स की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा है। इसे कैलकुलेट करने के लिए अल्फा की जिस वैल्यू का यूज किया गया है वो 45 डिग्री प्लस बीटा बाय 2 है और अल्फा को हॉरिजॉन्टल प्लेन से नापा गया है। सो कुछ इस तरह से रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं। एक बात और ध्यान दें कि टाइम ऑफ फ्लाइट को मैक्सिमाइज करने के लिए भी सिमिलर कंसेप्ट यूज किया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। टाइम के मैक्सिमाइजेशन के लिए साइन अल्फा माइनस बीटा को 1 बनना होगा। सो क्लियरली अल्फा माइनस बीटा को 1 बनाने के लिए अल्फा को 90 प्लस बीटा बनना होगा। यानी कि अगर आप एक पार्टिकल को 90 प्लस बीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए फेंकेंगे तो इस केस में प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ मोशन करेगा। और आप समझ सकते हैं कि यह कंडीशन लाने के लिए इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ पार्टिकल को परपेंडिकुलरली थ्रो किया जाएगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट के मैक्सिमाइजेशन को इसे 1 रख के और रेंज के मैक्सिमाइजेशन को इस वैल्यू को 1 रख के कैलकुलेट किया जा सकता है। एक बात यहां पर ध्यान दें, इस फॉर्मूले के बेस पे डायरेक्ट डिसीजन ना ले कोई स्टूडेंट। कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में
डिसीजन लेने की कोशिश करता है, इस टर्म और इस टर्म में से किसी एक को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता है मैक्सिमाइजेशन के लिए, तो ध्यान दें कि ये दोनों टर्म एक साथ मैक्सिमाइज नहीं हो पाएंगे। जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा तो ये नहीं दे पाएगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलने पर ये नहीं दे पाएगा। सो हमें कोई ऐसा केस अपने माइंड में लाना होगा जिस पर ये दोनों अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। हालांकि हम जानते हैं कि इसका बेस्ट केस इसके बेस्ट के साथ मैच नहीं कर पाएगा, और जब ये अपना मैक्सिमम देगा तो ये नहीं दे पाएगा, तो हमें बीच का रास्ता ढूंढना होगा। इस फॉर्मूले से भी एनालिसिस किया जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सावधानी के साथ उसे सॉल्व करना होगा। इस फॉर्मूले से डिसीजन लेने के लिए, जैसा मैंने कई बार पहले भी बताया है, कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होता है, और ज्योमेट्रिकल मीन अर्थमेटिक मीन के इक्वल केवल तब हो पाता है जब दोनों टर्म आपस में बराबर हो जाएं। सो उस कंसेप्ट को यूज करके अगर मैं इस cos अल्फा को sin 90 माइनस अल्फा कंसिडर करूं और उसके बाद इन दोनों टर्म को इक्वेट करूं, इक्वलाइज करूं, तो उस तरह से यह कैलकुलेट इस फॉर्मूले से भी किया जा सकेगा कि मैक्सिमम रेंज की कंडीशन किस एंगल पर आएगी। एक बार आप ध्यान से देखें, यह टर्म sin अल्फा माइनस बीटा अगर इस sin 90 माइनस अल्फा से कंपेयर किया जाए तो यह बनेगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, और 2 अल्फा का वैल्यू आ जाएगा π/2 प्लस बीटा। और आप देख पा रहे हैं यह वही वैल्यू है जो आपने इस फॉर्मूले से पता लगाई है। सो हमने मैक्सिमम रेंज को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले में इन दोनों टर्म्स को इक्वेट किया। अब इन्हें क्यों इक्वेट किया, इस बात को कई बार पहले भी मैं समझा चुका हूं, एक बार आप और समझ लें कि दो नंबर्स x और y का अर्थमेटिक मीन बड़ा या बराबर होता है उनके ज्योमेट्रिकल मीन से। अब हम जानते हैं कि यह इक्वल साइन केवल तब एप्लीकेबल होता है जब x और y इक्वल हो जाए, यानी अगर x और y इक्वल हो जाए तो ज्योमेट्रिकल मीन इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अर्थमेटिक मीन की बराबरी कर ले, और बाकी सभी कंडीशंस में वो अर्थमेटिक मीन से छोटा रहेगा। और हम चाहते हैं इस मल्टीप्लिकेटिव टर्म को मैक्सिमाइज करना, तो आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू देने के लिए इसे अर्थमेटिक मीन तक पहुंचना होगा, क्योंकि इससे आगे ये नहीं पहुंच सकता, हम जानते हैं। सो एक्स और वाई को इक्वल करके ही इन दोनों को इक्वलाइज किया जा सकता है। सो सिंपल सा केस बनाया जा सकता है इन दोनों को इक्वल करके, और इन्हें इक्वल करते ही आपको अल्फा की वो वैल्यू मिल जाएगी जो आपने इस फॉर्मूले से पता लगाई। सो इस तरह से रेंज से रिलेटेड कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं। एक बात यहां पर और ध्यान दें कि टाइम को कैलकुलेट करने के बाद उसकी वैल्यू को जब हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आए हुए आउटकम में अप्लाई किया तो हमें रेंज का आउटकम कुछ इस तरह का मिला। इस तरह से रेंज को कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन अगर हम एनालिटिकली रेंज को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कैसे इसे कैलकुलेट किया जा सकेगा और सिंपल वे में, एक बार आप उसे भी समझ लें, फिर आप एक डिसीजन लें कि आप किस मेथड से आगे बढ़ना चाहेंगे। सो यहां पर ध्यान से देखें कि आपने पार्टिकल को u स्पीड से थ्रो किया ग्राउंड से अल्फा एंगल बनाते हुए, आपने हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए इस पार्टिकल को थ्रो किया है, और हमें इस रेंज को कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दें कि अगर मैं इस पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो इस वेलोसिटी u का जो कंपोनेंट इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग है वो u cos अल्फा है, और हम जानते हैं कि इस जर्नी में जो टाइम लगा है वो t है। सो क्लियरली इस u के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos अल्फा से उस टाइम ऑफ फ्लाइट t में पार्टिकल जितना हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर सकता था वो u cos अल्फा इंटू टी होना चाहिए। यहां पर ध्यान दें, मैंने बताया कि हर प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्लेन के प्रोजेक्टाइल जैसा ही होता है। इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल स्टडी करने का अर्थ केवल यह है कि आप एक प्लेन को बीच में लाके पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल प्लेन तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। सो अगर मैं इसे एक बार फिर से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के पॉइंट से व्यू करूं तो u के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos अल्फा के अकॉर्डिंगली इसे u cos अल्फा इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए।
ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इवेल्युएट करता हूं तो मुझे ग्रेविटी के किसी कंपोनेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा। सो अगर u cos अल्फा को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आउटकम आएगा, एक बार आप उसे समझें। मैं इसे यहां से हटा रहा हूं। सो जो आउटकम हमें मिलेगा वो आउटकम होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसे मैं x लिख ले रहा हूं। सो ये होगी u cos अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा है। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा u cos अल्फा इंटू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा, यानी u cos अल्फा कंपोनेंट की हेल्प से t टाइम ऑफ फ्लाइट में ये पार्टिकल जो डिस्टेंस x कवर करेगा उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से दी जाएगी। और आप देख पा रहे हैं कि इसी x डिस्टेंस की हेल्प से आसानी से इस OA को कैलकुलेट किया जा सकेगा। सो OA की वैल्यू को अगर इस x की हेल्प से कैलकुलेट किया जाए तो क्या आउटकम आएगा, एक बार आप ध्यान से समझें। मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, ये सब डिस्कशन आप समझ चुके हैं। सो जो वैल्यू हमें मिलेगी OA की वो क्या होगी, एक बार देखें, वो होगी cos बीटा इक्वल टू बेस यानी x अपॉन OA, जिसे रेंज कहा जा सकता है। सो OA का वैल्यू कैलकुलेट होगा OA इक्वल टू x अपॉन cos बीटा, और x का वैल्यू अप्लाई करने के बाद ये कंप्लीटली बन जाएगा 2u स्क्वायर cos अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा। और आप देख पा रहे हैं कि ये OA का वही वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट किया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से। सो आप अपना मेथड पे कर सकते हैं। आप इस वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हेल्प से x को कैलकुलेट करने के बाद भी इस रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दोनों में से जो मेथड आपको सुटेबल लगे आप उसको पिक कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दें, कई बार स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूजन फील करता है कि सर इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कैसे आई, और इसको समझना उसके लिए कंबरसन होता है। तो आप मैथमेटिकली सॉल्व करें, आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से किए गए कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली यहां तक पहुंचे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके x को तो निकाला ही जा सकता है, तो क्लियरली इस x की हेल्प से आप इस रेंज को इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। सो आप इस तरह से भी रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करके भी रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ इस तरह से कैलकुलेट की जाएंगी। अब ध्यान दें, अगर हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी हो तो हमें क्या स्टेप लेना होगा, एक बार समझें। हम जानते हैं कि जब इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट किया जाएगा तो हमें एक ऐसे पॉइंट को इस प्रोजेक्टाइल में ढूंढना होगा जिस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट 0 हो जाएगा जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। हम ये समझ सकते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट के 0 होने के बाद ये पार्टिकल इस इंक्लाइंड प्लेन से और दूर नहीं जा पाएगा। सो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें O पॉइंट से इस पॉइंट तक कैलकुलेशंस करने होंगे। अब ध्यान दें, अगर हम मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने के लिए इस पाथ पर y एक्सेस जो कि हमने कुछ इस तरह से चुना है कि अलोंग कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करें तो क्या आउटकम आएगा, एक बार आप उन्हें समझें। किस तरह से हम इक्वेशन लिख पाएंगे, आप ध्यान दें। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें और इसे केवल y एक्सिस के अलोंग यूज करें तो y एक्सिस के अलोंग थर्ड इक्वेशन को यूज करने पर जो आउटकम हम लिखेंगे आप उसे ध्यान से देखें, वो होगा 0 स्क्वायर। आप समझ सकते हैं कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर y एक्सिस के अलोंग होगा वो 0 होगा, और इनिशियल पॉइंट पर यही वैल्यू होगी u साइन अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन। तो हम देख पा रहे हैं कि g cos बीटा इस
चुनी हुई डायरेक्शन के अपोजिट है, सो मैं इसे लिख रहा हूं -g cos बीटा जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट को इस पॉइंट O से इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक y एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम हाइट h के इक्वल होना चाहिए। सो इसे मैं लिख रहा हूं h j वेक्टर। आप ध्यान से देखते रहे। यहां पर आप ध्यान दें कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को केवल y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट के लिए सॉल्व किया जा रहा है। आप ये जानते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को यूज करके भी सॉल्व किया जा सकता है। यहां पर आप ध्यान दें कि इस केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट भी इस पॉइंट तक पहुंचने में लगातार चेंज होता रहेगा। सो इस इक्वेशन को इजीली h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए केवल y एक्सिस के अलोंग अप्लाई किया गया है। सो कुछ इस तरह की इक्वेशन हमें मिली है इस केस में। और अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2g cos बीटा इंटू h। यहां पर आप ध्यान दें कि माइनस टर्म को राइट साइड शिफ्ट करके प्लस में कन्वर्ट कर दिया गया है और अब h का जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगा वो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2g cos बीटा। कुछ इस तरह का आउटकम h के लिए मालूम चला है। ये इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट है इस इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में। यहां पर बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर ग्राउंड प्लेन के रिस्पेक्ट में कंसीडर किया गया होता तो जैसा आप देख भी पा रहे होंगे कि मैक्सिमम हाइट का पॉइंट एक डिफरेंट पॉइंट है। लेकिन जब हम इंक्लाइंड प्लेन से एक प्रोजेक्टाइल को स्टडी करते हैं तो मैक्सिमम हाइट को इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में कंसीडर किया जाता है। यही वजह है कि मैक्सिमम हाइट का पॉइंट इंक्लाइंड प्लेन के केस में हॉरिजॉन्टल से देखे गए मैक्सिमम हाइट के पॉइंट से डिफरेंट दिखाई दे रहा है। सो इस तरह से मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट किया जा सकेगा। एक बात और ध्यान से समझें कि इस केस में हम ये देख पा रहे हैं कि ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग भी परफॉर्म कर रहा है। सो इस इंक्लाइन के अलोंग बनाया गया वेलोसिटी कंपोनेंट u cos अल्फा माइनस बीटा टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता रहे। आप समझ सकते हैं कि g sin बीटा कंपोनेंट की प्रेजेंस वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू को टाइम के साथ साथ डिक्रीज करती रहेगी। सो इस पॉइंट पर वेलोसिटी का इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कंपोनेंट इनिशियल वैल्यू से कम होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्कस करते समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, हम ये जानते हैं। सो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट होगी इस पॉइंट के कंपैरिजन में। अगर हम वेलोसिटी की इस वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें इस पॉइंट पर तो इस इनिशियल पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट और इस पॉइंट पर वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट करके ऐसा किया जा सकेगा। आप समझे कि वेलोसिटी अगर इस पॉइंट पे v कंसीडर कर ली जाए और हम जानते हैं कि इस पॉइंट पर चूंकि ये टॉप पॉइंट है, ये वेलोसिटी इस इंक्लाइन के अलोंग है, सो इस एंगल के बीटा होने पर यह एंगल बीटा होना चाहिए। वेलोसिटी के इस कंपोनेंट को v cos बीटा होना चाहिए और इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos अल्फा है। और हम जानते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में चाहे वेलोसिटी का कंपोनेंट प्लेन के अलोंग चेंज हो गया हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज नहीं हो सकता है। सो इस u cos अल्फा और v cos बीटा को कंपेयर करके आप इस v की वैल्यू को किसी भी प्रॉब्लम में इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। v की वैल्यू को u cos अल्फा अपॉन cos बीटा देखा जा सकता है इस तरह से कैलकुलेट करने पर। एक बात और ध्यान दें, जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी प्रोजेक्टाइल के मोशन पर डिस्कशन करते हैं तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में टाइम की वैल्यू बिल्कुल सेम आती है। क्या इंक्लाइंड पर भी यह रूल एप्लीकेबल होगा? इस बात को समझने के लिए एक बार y एक्सिस जो कि चुना गया है उसके अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट पे डिस्कशन करें। आप देखें कि इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग u sin अल्फा माइनस बीटा है,
जो कि जी कॉस बीटा कंपोनेंट के अगेंस्ट लड़ते लड़ते 0 तक पहुंच गया है। और अब ध्यान दें कि सेकेंड पार्ट में, जो कि टॉप मोस्ट पॉइंट से ए तक है, वेलोसिटी की वैल्यू 0 से इंक्रीज होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब वही जी कॉस बीटा वेलोसिटी के बढ़ाने के लिए एक्सेलरेशन का रोल प्ले कर रहा है। तो क्लियरली ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण अगर वेलोसिटी की वैल्यू u sin अल्फा माइनस बीटा से 0 हुई है किसी डिस्टेंस पर्टिकुलर के ट्रेवल करने के बाद जी कॉस बीटा के अगेंस्ट, तो ये वेलोसिटी उसी ग्रेविटी के सपोर्ट में उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करने तक एक बार फिर से u sin अल्फा माइनस बीटा हो जानी चाहिए। और चूंकि ये कंप्लीट डाटा सेट वही है जो फर्स्ट ओ पॉइंट से टॉप पॉइंट तक के लिए कंसीडर किया गया है, आप देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी की दोनों टर्मिनल वैल्यू वैसी ही हैं इस पाथ में भी जैसी ओ से लेकर टॉप पॉइंट तक के लिए है। डिस्टेंस की वैल्यू दोनों प्रोसेस में सेम यूज की जा रही है। सो क्लियरली सिमिलर ग्रेविटी के होने के कारण जितना टाइम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जर्नी में लगा है उतना ही इस पार्ट में भी लगना चाहिए, यानी इस जर्नी का टाइम और इस जर्नी का टाइम बराबर होना चाहिए। वेलोसिटी u sin अल्फा माइनस बीटा को पार्टिकल ए पॉइंट पर दोबारा अचीव कर लेगा, बस इसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा। और आप जानते हैं डायरेक्शन डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि इस वेलोसिटी के अगेंस्ट जी कॉस बीटा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। सो ओ पॉइंट से टॉप पॉइंट और टॉप पॉइंट से ए पॉइंट तक का टाइम इक्वल होगा। इनिशियल वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ही फाइनल पॉइंट पर भी एक कंपोनेंट का रोल प्ले करेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक फाइनल पॉइंट पर और डिस्कशन करेंगे कि क्या इस इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल के केस में भी ओ पॉइंट से इस एक्स पॉइंट तक और एक्स पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट ए तक डिस्टेंसेस बराबर होंगे। तो ध्यान दें कि इस फर्स्ट पार्ट में जब पार्टिकल ओ से टॉप पॉइंट तक गया था तो रेंज का ये सेमी कंपोनेंट ओ एक्स ट्रेवल हुआ, और जब पार्टिकल टॉप पॉइंट से ए तक गया तो ये सेकंड रेंज का पार्ट एक्स ए ट्रेवल हुआ। हम देख पा रहे हैं कि इनिशियली वेलोसिटी कंपोनेंट u cos अल्फा माइनस बीटा था, जो कि g sin बीटा ग्रेविटी कंपोनेंट के कारण डिक्रीज हो रहा था। हम ये समझ सकते हैं कि इस टॉप पॉइंट में आने तक ये वेलोसिटी कंपोनेंट काफी डिक्रीज हो चुका होगा। सो क्लियरली इस एक्स ए जर्नी को ट्रेवल करते समय पार्टिकल की वेलोसिटी का इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट काफी कम था इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट के कंपैरिजन में, और पूरी प्रोसेस में जी साइन बीटा इस वेलोसिटी को रिड्यूस करता जा रहा है। सो फर्स्ट हाफ में ट्रेवल्ड डिस्टेंस ज्यादा हाइयर वेलोसिटीज के साथ ट्रेवल की गई डिस्टेंस है, जबकि सेकंड पार्ट में ट्रेवल की गई डिस्टेंस कम वेलोसिटीज के साथ ट्रेवल की गई डिस्टेंस है। सो इंक्लाइंड प्लेन के केस में रेंज का फर्स्ट हाफ टाइम में ट्रेवल किया गया वैल्यू ओ एक्स सेकेंड हाफ टाइम में ट्रेवल किए गए वैल्यू एक्स ए के कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए। सो इंक्लाइंड प्लेन के प्रोजेक्टाइल में फर्स्ट हाफ का टाइम सेकेंड हाफ के टाइम के बराबर रहता है, लेकिन रेंज का फर्स्ट हाफ पार्ट ओ एक्स एक्स ए से ज्यादा होता है। सो कुछ इस तरह से आप एक इंक्लाइंड प्लेन से एसोसिएटेड सभी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म पे और डिस्कस करना चाहूंगा, आप ध्यान से समझें कि अगर आपने पार्टिकल को इस इंक्लाइंड प्लेन में किसी अपर पॉइंट से लोअर डायरेक्शन में थ्रो किया होता तो उस केस में आपका मेजरमेंट कुछ इस तरह से होता। आप ध्यान से देखें, बीटा को आप कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल से मेजर करते, यहां भी आपने बीटा को हॉरिजॉन से मेजर किया है। सो ध्यान दें कि इस बार बीटा का ओरिएंटेशन अपोजिट होता और इसी हॉरिजॉन्टल से नापे गए अल्फा का वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में ही कंसीडर होता जैसा कि पहले हुआ था। सो दोबारा इन सभी कैलकुलेशंस को करने के बजाय अगर स्टूडेंट ये माइंड मेकअप कर ले कि केवल बीटा के ओरिएंटेशन में चेंज आया है, तो इन सभी कैलकुलेशंस में बीटा को माइनस बीटा करके
वो इन सभी रिजल्ट्स को नए रिजल्ट्स के रूप में पता लगा सकता है। यानी अगर कोई पार्टिकल अपर पॉइंट से लोअर डायरेक्शन में थ्रो किया जाए तो केवल बीटा को माइनस बीटा कर देने से ये सभी रिजल्ट इस नए केस के लिए मॉडिफाई हो जाएंगे। मैं क्या बोलना चाहता हूं एक बार समझें कि जब आप किसी पार्टिकल को एक इंक्लाइंड प्लेन के अपर पॉइंट से लोअर डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो ये सभी रिजल्ट वैलिड होंगे, बस आपको बीटा के प्लेस पे माइनस बीटा पुट करना होगा। ध्यान दें, इस केस में बनने वाले आउटकम होंगे टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। कॉस बीटा को कॉस माइनस बीटा नहीं चेंज किया जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा के इक्वल होता है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बनेगा 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। रेंज का फॉर्मूला होगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। रेंज के मैक्सिमम की वैल्यू होगी u स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन बीटा, और इस मैक्सिमम रेंज को अचीव करने के लिए आपका एंगल होगा अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री माइनस बीटा बाय 2। और ठीक इसी प्रकार मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2g कॉस बीटा। सो कुछ इस तरह से सभी रिजल्ट कैलकुलेट किए जा सकेंगे और इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाले प्रोजेक्टाइल को समझा जा सकेगा। आप ये देख पा रहे हैं कि रेंज का मैक्सिमम वैल्यू u स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा है अपवर्ड थ्रो के केस में, और यही वैल्यू सेम डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पर होगी u स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन बीटा डाउन थ्रो के केस में। सो क्लियरली डाउन थ्रो में आप ज्यादा रेंज तक फेंक पाएंगे अप थ्रो के कंपैरेटिवली। आप देख सकते हैं कि अप थ्रो के केस में ये 1 प्लस साइन बीटा है, जबकि डाउन के केस में ये 1 माइनस साइन बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्लियरली डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आउटकम उतना ही बड़ा होगा। सो कुछ इस तरह से आप इन सभी केसेस पर एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू।